वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों पॉलिटी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। मूल अधिकार चैप्टर आज हम लोग देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर देखेंगे। देखिए, इससे पहले मैं पॉलिटी के लेक्चर डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दे दी है, वो है। या नई डिस्क्रिप्शन में जाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओगे ऑप्शन में तो वहाँ दिख जाएगी, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी की एकदम बेसिक से शुरुआत करी हुई है सारे चैप्टर की। इससे पहले हमने नागरिकता पढ़ी है, अब आज से मौलिक कर्तव्य शुरू कर रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य के सारे आर्टिकल जानेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि कुछ भी बचेगा नहीं इससे दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नए हैं तो कंप्लीट तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब कुछ इसमें मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, टेस्ट सीरीज़, हिंदी की टेस्ट सीरीज़, सब कुछ मिलता है इस चैनल में, चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। और अभी तक अगर टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करा है तो यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ नाम से ही टेलीग्राम पे प्लीज़ उसको ज्वाइन करो, सारी नोटिफिकेशन वहीं मिलेंगी। और किसी भी तरह से इन सब के अगर नोट्स चाहिए, ऐसे पूरे नोट्स एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, प्री प्लस मेंस प्लस जो यूपी जीके का पेपर है ऑप्शनल का, वो भी आपको मिल जाएगा। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे तैयारी के लिए जितने ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। संविधान के देखो भाग 3 में दिया हुआ है, एक सेकेंड। फंडामेंटल राइट कहाँ दिया है भैया? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया हुआ है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में दिया हुआ। कितने? अनुच्छेद 12 से 35 पार्ट 3, ठीक। इसको हमने लिया कहाँ से? यूएसए से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अब भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा होता था जो ब्रिटेन में एक ऐसा एक्ट होता था जिसके थ्रू कंपनी गवर्न करती थी ना, कंपनी को सारे अधिकार मिल जाते थे ना, प्रिविलेज मिलती थी। उसी को भारत का मैग्ना कार्टा शब्द वहीं से आया, ब्रिटेन के एक्ट से। तो इसीलिए पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा भारत का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, तो आप तुरंत बताओगे पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट को, ठीक है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख करता है। न्यायोचित मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट सरकार छीनती है, मतलब स्टेट, एक डेफिनेशन होती है स्टेट जो कि आर्टिकल 12 में है, अभी बताऊंगा कि कोई भी स्टेट आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। अब ये स्टेट वो राज्य वाला स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब हर सरकारी चीज़ हो गई, ठीक है। जैसे ईडी है, सीबीआई है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत है कि हमारे संविधान में, उतना आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत छोटे में निपटा दिया, हमारे में बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट को दिया गया है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। ये सब मेंस के लिए पॉइंट हो गए कि मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई, संविधान देता है सबको। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। क्या क्या? समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित करता है। अब हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट है? तो हमारे संविधान में देखिए 12 से 35 ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार से डील करते हैं, 12 से 35, जिनमें से समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, एक सेकेंड, समता का अधिकार आता है हमारा आर्टिकल 14 से 18 में। आपको सारे आर्टिकल याद रखने, फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है सारे, बहुत पूछता है, ठीक है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 जिसको राइट टू फ्रीडम बोलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये आपको आर्टिकल 29-30 में मिल जाएगा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में मिल जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में मिलेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या बताया मैंने, फिर से देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी आपको याद रखना है, 14 से 18 है। फिर 19 से 22 राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है। 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। 31 संपत्ति का अधिकार है जो हटा दिया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, इसको लीगल एक्ट बना दिया गया आर्टिकल 300A में, अभी बताऊंगा इसको, यानी 6 हैं सिर्फ अभी। और अनुच्छेद 32 जो रेट पावर है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये देखिए संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में, अब उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 308, ठीक है, पार्ट 12 में। इस तरह फिलहाल हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं? अभी हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 6।
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको रखनी चाहिए। 1925 में तत्कालीन भारत सचिव जो थे लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा कांग्रेस को संविधान निर्माण की चुनौती दी गई थी। कांग्रेस को क्या दी गई थी? संविधान निर्माण की चुनौती किसने दी थी? लॉर्ड बर्कनहेड ने, जिसकी प्रक्रिया स्वरूप 8 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन हुआ था। ठीक है, 8 सदस्य थे नेहरू समिति में, और इसने अपनी समीक्षा 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिसको नेहरू रिपोर्ट 1928 में आपने पढ़ी होगी शायद इतिहास में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में थे। ठीक है, तो ये ऐसे ही हिस्ट्री में है, तो आपने पढ़ा होगा इसलिए मैंने बता दिया। ये कथन आपको याद रखना है अर्नेस्ट बार्कर का, कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये आपको कोट याद रखना, बहुत अच्छा कोट है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा कोट है। अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार का जैसे मनुष्य बिना परछाई का। ठीक है, इसलिए आप फंडामेंटल राइट तो डाल लोगे, पर राइट एंजॉय करते करते कुछ हमारे कर्तव्य भी तो हैं। अंधाधुंध अपने राइट्स करें। ठीक है, कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ताजमहल में लिख दे लव यू बाबू, आई लव यू बाबू सोना, ये सब लिख देंगे, थूक दे कहीं भी, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। तो हमारे राइट्स के साथ साथ हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो इसलिए बाद में फंडामेंटल ड्यूटी आएंगी, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो कि रिट पावर है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये आपको याद रखना है। संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, इसके स्वरूप क्योंकि अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश आदेश जारी करने की शक्तियाँ हैं। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खटखटा सकते हो, ठक ठक खोलो मेरा फंडामेंटल राइट हार्म हुआ। अगर आपका फंडामेंटल राइट हार्म होगा तब, ऐसे ही नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई फॉर्म निकाला, ठीक है, आरओ निकाला, अब आरओ में जनरल वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो आपका फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है ना। यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है बता सकते हो? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो आपका आर्टिकल 16 है कि आपको भी अवसर मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका फंडामेंटल राइट हार्म हुआ कि नहीं? तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है ना, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी 32 ध्यान रखना आप। ठीक है, सिर्फ संविधान में जब भी आपके फंडामेंटल राइट हार्म होंगे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं है। पहली चीज़, कैसे नहीं है? असीमित, मतलब इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती है, जैसे अरे यार मूल अधिकार असीमित नहीं है। असीमित नहीं मतलब ये नहीं है आपको फंडामेंटल राइट है आप कहीं भी घुस जाओ, आर्मी हेडक्वार्टर में घुस जाओ, कहीं भी चले जाओ कि भैया राइट टू फ्रीडम है, नहीं। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस कि आप रोडों पे नमाज लगा दो, नहीं। आप रोड पे जागरण लगा दो, नहीं। पब्लिक ऑर्डर नहीं हार्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। वाद योग मतलब सरकार इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, राज्य, यानी यहाँ राज्य स्टेट की बात नहीं कर रहा, राज्य मतलब समस्त सरकारी चीज़ें, राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब जैसे कोरोना टाइम देखा आपने, रिस्ट्रिक्शंस पे आपकी क्या लगा? रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि हेल्थ का इशू वहाँ आ रहा था, है ना। तो जब कुछ मामलों में सरकार क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए भी जा सकते हैं। मतलब असीमित नहीं है फंडामेंटल राइट की, ये कभी छीनेंगे नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। ठीक है, और ये इसका निर्धारण अदालत करती है कि ये सही रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। ठीक है, मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट हार्म होंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है जब भी उनका उल्लंघन होता है। सिंपल सी बात। मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकता है वो। मूल अधिकार स्थायी नहीं होते हैं। पहली चीज़, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधायक द्वारा। समझ लो, मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी परिवर्तन हो सकता है, पर सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? स्पेशल मेजॉरिटी से हो सकता है। मतलब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, है ना। संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत जो होता है उसके तहत हो सकता है। जैसे देखो ना, प्रॉपर्टी का राइट हटाया गया, है ना, 300A में डाल दिया गया, तो संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है। और संविधान भी मतलब वो हो कि वो मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। अब जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ये मूल ढांचा है ना। अब सरकार ऐसा कानून बना दे कि आपकी ज़िंदगी छीन ली जाए, तो ये नहीं हो सकता है ना। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो फंडामेंटल राइट जो है उनमें अमेंडमेंट हो सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर
या मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर और मूल ढांचा है या नहीं, उसको प्रभावित कर रहा है या नहीं, ये कौन बताएगा? ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। ठीक है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये हम बताएंगे कि वो मूल ढांचा है या नहीं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 2, लोक नियुक्ति के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 क्लॉज 2, किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप छोड़ दीजिए, अभी मैं आर्टिकल आपको अलग से करा रहा हूँ। अभी आप ये देखिए, मूल अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स अभी भी मैं आपको करा रहा हूँ अलग से। आपातकाल स्थिति में ही अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स भी छीने जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी छीने जा सकते हैं। कब? जब इमरजेंसी लगी हो। ठीक है, दूसरा ये तो अभी बताया आपको, मूल अधिकार न्याय योग्य है या वाद योग्य है, मतलब अगर किसी भी तरह से आपका मौलिक अधिकार छीन है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से करी गई है। बिल ऑफ राइट्स जो है ना अमेरिका में, उसी से लिया गया है, तो उसी से तुलना हुई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। देखते हो ना, अगर आपका फंडामेंटल राइट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है। अस्पृश्यता मतलब ये जो छुआछूत नहीं होती है, अनुच्छेद 17 में उसको प्रोहिबिट करा गया, अभी बताऊंगा आर्टिकल में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता के तहत बहुत दंडनीय प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ से जो डील करता है कि दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी शामिल है। मतलब राइट टू लाइफ के अंदर आप कितने राइट आते हैं? राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू मैरी और ओन चॉइस, अपनी मर्जी से किसी से शादी करना, ये भी अनुच्छेद 21 में आएगा। विदेश घूमना, ये भी अनुच्छेद 21 में आएगा। समझ लो, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के 300 का में डाला, ये अभी बताया मैंने आपको। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु 32 आर्टिकल दिया हुआ है और उच्चतम न्यायालय के लिए अनुच्छेद 26, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 352 के तहत तो अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। क्या समझे? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, मतलब अनुच्छेद 358 ये कहता है कि जैसे ही आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या बोला मैंने? आर्टिकल 358 कहता है जैसे ही 352 लगा, 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, अपने आप अनुच्छेद 19 जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 खत्म हो जाता है, यानी 358 डील करता है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21, एक सेकेंड, जो अनुच्छेद 20 और 21 है उसको छोड़कर सारे मूल अधिकार निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 359, देखो एक शॉर्ट में चीज़ समझो। अनुच्छेद 358 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 358 कह रहा है आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा अगर इमरजेंसी लगती है। और अनुच्छेद 359 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 359 कह रहा है अगर इमरजेंसी लगी 352 के तहत तो सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे 20-21 को छोड़ के। समझ गए मेरी बात की नहीं? 358 के तहत क्या होगा? सिर्फ 19 खत्म होगा और 359 के तहत सारे फंडामेंटल राइट छिन जाएंगे, सिर्फ कौन सा रह जाएगा? 20 और 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वें संशोधन अधिनियम के पश्चात 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। पहले क्या था? 20-21 भी चले जाते थे, पर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा अनुच्छेद 20-21 को कभी नहीं छीना जा सकता। भाई इमरजेंसी में क्या हुआ? इंदिरा गांधी जिसको चाह रही थी गोली मार दे रही थी, वो खुद नहीं मार रही थी, मतलब बोल दिया था मार दो जो भी विरोध करे, तो राइट टू लाइफ ही छीनी जा रही थी, है ना? इमरजेंसी है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इमरजेंसी हो चाहे कौनो कंसी हो, आर्टिकल 20-21 कभी नहीं छोड़े जाएंगे। ठीक है, मतलब वो आप नहीं छीन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति करते हैं। मतलब कोई भी कानून अगर आपका फंडामेंटल राइट छीनता है तो उसको तुरंत नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। ठीक है, इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखो, वो तो हिस्ट्री का है। ये अब बंधुआ मजदूर, इस पे आओ। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया है।
कब पारित किया? 1976 में। इसका क्या उद्देश्य है? जो अनुच्छेद 23 के तहत नहीं, जबरदस्ती काम कराना, बिना पैसे के काम कराना। अनुच्छेद 23 केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करता है कि आप जबरदस्ती किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते बिना पैसे दिए काम, ठीक है। ये 1976 में एक्ट आया था। नेक्स्ट, ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। यानी भारत के संविधान अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण है। ये तो अभी करेंगे ही आर्टिकल में। राष्ट्रीय आपातकाल प्रक्रिया के दौरान अनुच्छेद 20-21 के प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। देख लिया अभी हमने ऊपर की सारे राइट छीन जाएंगे। अनुच्छेद 359 के तहत 20-21 नहीं छीनेगा और 358 आर्टिकल 19 छीन लेगा, ठीक है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब आर्टिकल 13 कहता है कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को छीनेगा उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देगा। यानी न्यायिक समीक्षा करेगा, उसकी जुडिशियल रिव्यू करेगा कि जो भी कानून बनेगा पहले सुप्रीम कोर्ट देखेगा, अच्छा ससुरा फंडामेंटल राइट तो नहीं छीन रहा, हटाओ इसको, ठीक है। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, मतलब जुडिशियल रिव्यू योग्य है, ठीक है। और यही शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास 32 से है और हाई कोर्ट के पास 226 से है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। और अभी समझाऊंगा इसको, पहले इतना समझो कि कानून की नज़रों में सब बराबर है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे हम, कानून की प्रक्रिया सबके लिए बराबर है। जेल होगी तो सबको होगी, ठीक है। चलो अब आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। तो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में है, पार्ट 3 में। जितना अगर आपने ये वीडियो अच्छे से कर लिया जितना मैं करा रहा हूँ, गारंटी दे के कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट का छूटेगा नहीं। चाहे अभी PYQ भी करा दूंगा, देख लेना, या PYQ अभी पढ़े होंगे, टेस्ट सीरीज़ पढ़ी होगी, देख लेना आराम से, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में परिभाषा दी है किसकी? राज्य की। राज्य की परिभाषा इंग्लिश में कहें तो स्टेट की डेफिनेशन देता है। अब स्टेट मन में आपके आएगा क्या है भैया स्टेट? स्टेट मतलब बस ऐसे चीज़ समझो, समस्त सरकारी चीज़ें, सरकारी चीज़ें जितनी होती है वो स्टेट है। जैसे ED, CBI, पुलिस, गेल, सेल, भेल, ONGC, भारत सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर निगम, समझ गए ना। ये सारी सरकारी चीज़ें जहाँ भी सरकार का इन्वेस्टमेंट है वो स्टेट है। कोई भी स्टेट आपके फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता। जैसे SBI है, सरकारी है ना, आप जाओ वो कहते नहीं आपका काम नहीं करेंगे, चलो भागो, तो आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता वो, ठीक है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू हुआ, देखो SBI सरकारी चीज़ था ना, अब वो कह रहा हम नहीं दिखाएंगे और वो हमारा फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा आर्टिकल 19 है ना, तो राइट टू प्राइवेसी भी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उनको दिखानी पड़ी वहाँ से, ठीक है। तो सॉरी प्राइवेसी कह रहा हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना। चलिए आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मतलब आर्टिकल 13 कहता है कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं, एक सेकेंड, कोई भी लॉ का मतलब कोई भी कानून। और कानून कौन बनाता है? कानून होता क्या है पहले समझो। कानून होता है जो केंद्र सरकार बनाए, राज्य सरकार बनाए, ठीक है, ये लोग कानून बनाती है ना, या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करे वो भी कानून होता है। तो कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट को हार्म कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट छीन रहा है, तो उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इसी को बोलते हैं आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। समझे मेरी बात? आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट छीन रहा। मान लो CAA फंडामेंटल राइट छीन रहा होता तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देता, ठीक है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, देखो इलेक्टोरल बॉन्ड पास करा था सरकार ने, अब वो फंडामेंटल राइट को हार्म कर रहा था, सरकार ने उसको क्या करा? कैंसिल कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट हार्म करा हो तुरंत नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल 14 देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता मतलब ये हमने विधि के समक्ष जो समता है, पहले इसको ऐसे देखो, ये हमने ब्रिटेन से ली है यानी इंग्लैंड से ली है, और विधि का समान संरक्षण ये हमने अमेरिका से लिया। पहले तो ये याद रखो, अमेरिका से क्या लिया? विधियों के समान संरक्षण, और ब्रिटेन से क्या लिया? विधि के समक्ष समता। अब बात समझिए, दोनों का बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये। देखिए विधि के समक्ष समता मतलब इक्वालिटी होता है बिफोर लॉ, ऐसे शॉर्ट में बनाओ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कानून की नज़रों में सभी बराबर है। हमने देखा ना, ये अंधा कानून है। अंधा कानून का मतलब ये नहीं होता कानून अंधा है। कानून अंधे पट्टी चढ़ी होती कि उसकी नज़रों में सब बराबर है, उसकी नज़रों में सब बराबर है, वो किसी को नहीं देखता है, ठीक है, समझे? ये उसका मतलब होता है। अब चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम जनता हो, ठीक है, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग कानून की नज़रों में समान हो, चाहे सलमान भाई हो, चाहे कोई हो, ठीक है, कानून सबको एक जैसा ही ट्रीट करेगा। अब यहाँ पे हाँ थोड़ा एक्सेप्शन इससे मिल जाएगा, विधि के समान संरक्षण। अब एक चीज़ समझिए,
जैसे मान लीजिए एक गरीब बच्चा है, आप देखते हो, और एक अमीर है, एक गरीब है और एक अमीर है। अब भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। अब ये राशन अमीरों को तो नहीं मिल रहा है, तो क्या अमीर कहते भैया ये तो सरकार गलत कर रही है, सरकार जो है कानून के तहत इनको दे रही है, हमें नहीं? तो नहीं, क्योंकि ये पिछड़े लोग हैं, जो समाज में पिछड़ा है, आप आगे हो, है ना, तो पहले इनको सरकार आपके बराबर लाएगी, फिर इक्वल ट्रीट करेगी। इसी को कहते हैं विधि का समान संरक्षण। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब जो पीछे बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए मैं किसी क्लास में अगर पढ़ा रहा होता, जो पीछे बैठा और आगे वाले ने सब लिख लिया, ठीक है, और पीछे वाला नहीं लिख पाया। अब इसने बोला सर प्लीज़ रिपीट करिए, मैंने कहा, और आगे वाला कह रहा नहीं सर रिपीट मत करिए, आगे बढ़िए, तो यार ये तो छूट जाएगा, फिर ये और छूटता चला जाएगा समाज में, मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसका ये मतलब है मैं पहले रिपीट करूं, इसको आपके बराबर लाऊं, तो ये है विधि के समान संरक्षण, फिर इक्वल ट्रीट करने लगूं। तो समाज में जो पिछड़ा है पहले उसको बराबर लाया जाता है, रिजर्वेशन जो आप देखते हो, रिजर्वेशन के थ्रू क्या होता है, जो समाज में पीछे पहले उसको बराबर लाते हैं, फिर इक्वल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन वगैरह जो है ये इसमें क्या होता है, विधि के समान संरक्षण ही इनको मिलता है, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, याद रहेगा आर्टिकल 14, ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ये लिया है यूएसए से। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिशन करता है डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सरकार ये नहीं कह सकती कि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें आईएएस का फॉर्म नहीं भरने देंगे, तुम एसडीएम नहीं बन सकते, ठीक है। तुम अगर भारद्वाज वंश के हो, तुम अगर किसी गुप्ता वंश के हो, बनिया हो, तुम लड़की हो, जन्म स्थान मतलब कि तुम भैया यूपी में पैदा हुए हो तो तुम एसडीएम बनो, बिहार में पैदा हुए तो नहीं बनो, ये सब नहीं हो सकता। पर हाँ, यहाँ आपने देखा होगा हाइट के हिसाब से होता है, पुलिस में हाइट मांगा जाते हैं कि भैया टिंगू हो तुम्हें नहीं लेंगे, है ना। तो हाइट में हो सकता है आपसे डिस्क्रिमिनेशन, पर इन आधारों पे आपसे निषेध है विभेद करना, ठीक है। आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कोई भी पब्लिक पोस्ट निकली अगर, जैसे पब्लिक पोस्ट का मतलब जैसे आप देखो ना आप आईएएस, आईपीएस, सरकारी नौकरियां जितनी होती हैं, है ना, ये सब किस में आती है, लोक नियोजन में ही आती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 16 में। तो 12 क्या कहता है, स्टेट की डेफिनेशन कहता है। 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, मतलब न्यायिक समीक्षा की कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट छीने। 14 विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है। 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है किसी भी फॉर्म में। आप छुआछूत नहीं कर सकते कि भैया वो नीची जात का है तो हम नहीं उसको छुएंगे, ये सब नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिबल है, ठीक है। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 कहता है सभी उपाधियों पर रोक, एबोलिशन ऑफ टाइटल, पर सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे आप अपने आगे लगा दूँ, मैं लगा दूँ महाराजा रणछोड़ दास आशीष तिवारी, महाराजा रणछड़, महाराजा रंजीत सिंह, या मैं लिख दूँ भैया कुछ भी, तात्या वात्या कुछ भी, यार आगे टाइटल लगा दो, ठीक है। तो ये सब टाइटल अलाउड नहीं, पर हाँ डॉक्टर टाइटल अलाउड है, कैप्टन टाइटल अलाउड है, ब्रिगेडियर अलाउड है, प्रोफेसर अलाउड है, ये सब अलाउड है। एकेडमिक और जो आर्मी के टाइटल होते हैं ये अलाउ होते हैं, ठीक है। डीजीपी, डीआईजी, ये सब अलाउड होते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकते, चाहे वो भारत रत्न हो, ठीक है, चाहे वो आपका पद्मश्री हो, जो क्या बोलते हैं यार, वीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, ये सब कोई भी टाइटल आप नहीं लगा सकते, कोई भी इनाम भी मिला है वो नहीं लगा सकते, सिर्फ आर्मी और एकेडमिक के टाइटल अलाउ हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 ये कहता है, ठीक। तो 14 से 18 आपने पढ़ लिया, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अब 19 में आते हैं। आर्टिकल 19 6 अधिकार देता है हमको, कितने 6 अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपने को कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी बोलने का मतलब ये थोड़ी कि गालियाँ बकले लग जाओ, मतलब सभ्य तरीके से अपनी बात रख सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो कहीं भी बिना हथियार के, संघ बना सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, निवास कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है आपको। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध, मतलब जब तक आप पे कोई भी क्राइम कोर्ट से प्रूव नहीं होता है तब तक आपको सज़ा नहीं हो सकती है ना। ये सब कोर्ट में ट्रायल होगा, मतलब जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो ग्राउंड बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये सब है ना। मतलब आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। नो डबल जियोपार्डी आपने पढ़ा होगा, नो डबल जियोपार्डी, एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। आपने अगर पीछे कोई ऐसा काम करा है जो अब करने पर सज़ा है तो
तो उस पर सज़ा नहीं हो सकती। मतलब मान लीजिए जैसे पहले क्या है, मान लीजिए जो आपने निर्भया कांड देखा होगा, निर्भया कांड में ये था कि भैया 16 साल या से कम के बच्चे जो अगर रेप करते हैं तो वो जुवेनाइल होते थे। या ये एग्जांपल ले लेते हैं, चलो जैसे मान लीजिए आप 18 के अंदर थे, 12 साल के थे और आपसे कोई मर्डर हो गया था, ठीक है, तो आप भैया मर्डर के लिए हकदार नहीं है अभी, क्योंकि जुवेनाइल हैं, आप बालक हैं। अब आप हो गए 18 साल की, तो अब सरकार ये थोड़ी कहेगी चलो अब तुम 18 के हो गए अब तुम्हें फांसी होगी, नहीं, क्योंकि जब आपने क्राइम करा था तब 18 साल वाली कानून नहीं लगा था, तब 12 साल के लिए लगा था, है ना। तो इसी को बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब आपके पीछे किए गए क्राइम की सज़ा आज के कानून से तय नहीं होगी, ठीक है, तब जो कानून था उसी हिसाब से होगी, ठीक है। और एक क्राइम की 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। और आपको मतलब मान लीजिए आपने क्राइम करा है, ठीक है, या आपने नहीं करा, पुलिस ने आपको पकड़ा, अब पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती कि एविडेंस दो या कबूल करो तुम ही ने कहा है। और अगर देखो कभी भी पुलिस पकड़ ले, कह दो हाँ मैं ही ने क्राइम किया, कह दो, और कोर्ट में मना कर दो कि नहीं ये मुझसे ज़बरदस्ती कराया गया, क्योंकि पुलिस में दिए गए बयान एडमिसिबल नहीं होते। कोर्ट में कह दो कि मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, धमका रहे थे, तो मैं क्या करता, तो सरकार मतलब कोर्ट उस पर मान्य होती है, उस तरह पुलिस को फटकारेगी, ठीक है। मतलब पुलिस आपको ज़बरदस्ती बयान देने पे मजबूर नहीं कर सकती। ये पुलिस पे बर्डन गिरता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस उसको प्रूव करे, ना कि अपराधी उसको प्रूव करे कि हाँ मैंने करा है, ठीक है। ये आर्टिकल 20 आपको देता है क्या, सुरक्षा, ठीक है। समझ गए ना कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण आर्टिकल 20 देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये आर्टिकल 21 में मिलता है, राइट टू लाइफ जिसको आप बोलते हो, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में आता है भैया, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कौन सा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस में आता है, आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। और इसको ऐड करा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, याद रखिएगा कब ऐड करा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। चलिए आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। देखिए जैसे आपकी गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है, तो आपको क्या क्या संरक्षण है, आप 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा उनको, आप अपने वकील से बात कर सकते हो या अपने लीगल एडवाइज़र से बात कर सकते हो। अगर आपको अरेस्ट किया तो आपको कारण बताना पड़ेगा क्यों अरेस्ट करा है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 22 देता है। और अरेस्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव और पुनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन होता है जब कोर्ट द्वारा आपको सज़ा मिल जाती है, जब आप जेल जाते हो। प्रिवेंटिव जैसे इस टाइम आप देखो अरविंद केजरीवाल जो जेल में है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में, मतलब अभी कोर्ट ने उनको सज़ा नहीं दी है ना, तो वो एक तरह से अभी ट्रायल बेसिस पे होते हैं, है ना, जो बिना ट्रायल के रख लिए जाते हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया जाता है। चलिए आर्टिकल देखते हैं अब हम लोग अगला आर्टिकल, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध है। बलात्श्रम मतलब बिना पैसे दिए काम कराना, जिसको बेगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेगार। बेगार मतलब भैया फोर्स लेबरी, कि आप ज़बरदस्ती काम करा रहे हो, बंधुआ मजदूरी करा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, है ना, तो ये नहीं हो सकता। ये पहले होता था, ठाकुर आकुर जितने होते थे जमींदार लोग, वो फोर्स लेबरी कराते रहते थे दिन रात बेचारे, तो इसको अब अबॉलिश कर दिया गया आर्टिकल 23 के थ्रू। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम एवं आदि का निषेध। बाल श्रम मतलब जो फैक्ट्री नहीं होती, बम की फैक्ट्री है, बारूद वाली, जो बीड़ी की फैक्ट्री है, माइंस की फैक्ट्री है, जहाँ उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान होगा, इस तरह के कारखानों में बच्चों के व्यापार पर निषेध करता है आर्टिकल 24। पर हाँ, चाय वाय की टपरी देखा होगा आपने, पर अगर वो चाय की टपरी उनके फादर ही की है तो फादर के बिजनेस में हाथ बटा सकते हैं, पर स्कूल जाना जरूरी है, स्कूल जाने के बाद, है ना। तो ये आर्टिकल 24 कहता है। आप बस इतना याद रखो, आपके प्रॉब्लम्स के लिए इतना बहुत हो जाएगा, ठीक है। बाकी मानव का दुर्व्यापार जो नहीं, मानव तस्करी होता है, ये सब इलीगल है, कि देह व्यापार जो है, ठीक है। चलिए, तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, आर्टिकल 12 राज्य की डेफिनेशन, 13 मूल अधिकारों से असंगत उनके अल्पीकरण करने वाली विधि, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, 14 धर्म मूल वंश लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद, 15 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता पढ़ लिया, 18 में टाइटल्स नहीं यूज कर सकते, ये पढ़ा आपने, 19 में 6 फंडामेंटल राइट पढ़े, 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, 21 में दैहिक स्वतंत्रता है, 21 है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड हुआ ये, 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण, 23 बलात्श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, 24, ठीक है। 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःकरण, धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचारण करने की सुविधा। आप देखो धर्म को आप किसी भी रूप में प्रचार कर सकते हो, सरकार आप पे रोक नहीं लगाएगी, ठीक है। आप चाहे सत्संग करो, चाहे ताजिया निकालो, चाहे सिख अपने वो जो निकालते हैं गटका वो निकालें, ठीक है। आचरण आप चाहे अपने भगवान से कैसा भी
व्यवहार रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इनर कंसाइज है, आप उनको भगवान मानो, माता पिता मानो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। आप अपने भगवान से कैसा भी रिलेशनशिप रख सकते हो। धर्म को आबाद मानना मतलब आप लॉकेट पहनो, कड़ा पहनो, पगड़ी पहनो, ठीक है, टोपी लगाओ, तिलक लगाओ, ये सब आपके इनर कंसाइंस है, ये आपके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता हमें हर तरह से आर्टिकल 25 देता है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, ये जो आप मैनेज करते हो ना, जागरण, सत्संग, रैलियाँ निकालना, धार्मिक कार्यों से संबंधित स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है, ठीक है। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब धर्म के लिए नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप धर्म के अपने प्रचार करते हैं तो वो टैक्स फ्री होगा। आप देखते हो ना, मंदिरों पे कोई टैक्स नहीं लगता। कभी जीएसटी काट के कोई प्रसाद मिलता है आपको, जीएसटी काट के आपको कुछ मिलता है, नहीं। मंदिरों को मतलब धर्म की जितनी भी चीज़ें धर्म के प्रचार के लिए कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा, ठीक है। 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब शिक्षण संस्थाओं में जो भी धार्मिक उपासनाएं चल रही है, आप स्वतंत्र हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अब मान लीजिए मुस्लिम है आप और वहाँ गायत्री मंत्र चल रहा है, तो आपके ऊपर है आप उसको लें या ना लें, ठीक है। ये स्वतंत्रता हमें मिलती है आर्टिकल 28 के थ्रू। मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का कुछ चल रहा है और आप हिंदू हो, नहीं आप पढ़ो, आप हनुमान चालीसा पढ़ो वहाँ जाके, ठीक है, अलग, ये आपकी स्वतंत्रता है उसमें। आर्टिकल 19 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी की बात करता है, जैसे जो भी छोटे हैं, बहुत ही कम जनसंख्या में, उनकी कल्चर, भाषा, संस्कृति को हमें सुरक्षित करना है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब जैसे मदरसा देखते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखते हो, ये अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षण संस्थानों को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। वो आपको एडमिशन ना देने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के लिए है ना। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासित करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है आर्टिकल 30 में, ठीक है। तो एएमयू में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, वो उनका अधिकार है, ठीक है, क्योंकि वो माइनॉरिटी। 31 आपको नहीं याद रखना है, ये हट चुका है, ठीक है। 31 का खा गा ये भी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। सिर्फ आपको 32 याद रखना है। 32 क्या है? रिट पावर सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर आपको याद रखनी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर याद रखनी। 5 तरफ की रिट जाती हैं, वो अब अलग से मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको, हेबियस कॉर्पस को, वारंटो, ये सब पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है। अब 32 से भी हटा दिया गया, ये भी आपको नहीं याद रखना है। आर्टिकल 23 आपको याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ये जो अधिकार मिलते हैं बलों को, बलों मतलब जो फोर्सेज होती हैं, ठीक है, फोर्स होती हैं, फोर्सेज मतलब जैसे मिलिट्री है, पुलिस है, अब इन सबको फंडामेंटल राइट्स अगर ये डिमांड करेंगे तो भैया देश कैसे चलेगा। तो इनको इसमें एक्सेप्शन दिया गया, इनके फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं, पार्लियामेंट छीन सकती है। अब जैसे देखो ना, कोरोना के समय डॉक्टर फंडामेंटल राइट का वो नहीं गुणगान करेंगे, भैया हम भी घर बैठेंगे, हमें दिक्कत है। पुलिस रोड पे ही दिखी आपको। अब वॉर होती है, वॉर में कहते हैं भैया हमारी राइट टू लाइफ डेंजर है, तो आर्मी वालों के लिए ये थोड़ी है ना। तो आर्टिकल 33 के तहत फोर्सेस जो होती हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट छीन सकती है कानून बना के, ठीक है। 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, यानी कोर्ट मिलिट्री रूल लगाए, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। तो ये हमारे पास है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान, ठीक है। 35 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे लगाना है उसके संबंधित विधान इसमें दिए गए। पार्ट 3 को प्रभावी या उपबंधों को प्रभावी करने का विधान, तो ये भी इतना कुछ खास नहीं है। 32 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ तक ज़्यादा याद रखना है। 32 हो गया, और आपका ये जो 30 तक हमने करें सारे, कहने का मतलब 12 से 30 और 32 वाला आर्टिकल आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखने। तो ये था फंडामेंटल राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और पॉलिटी को कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। नमस्कार।